हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे कमिंग पॉइंट आरसीपी एंड जयसवाल टीचिंग सेंटर जीटीसी में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं A1 ग्रुप ऑफ कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर सोनू कुमार जयसवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने दोनों यूट्यूब लाइव ऑनलाइन चैनल में। आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर बीपीएससी के रिगार्डिंग कोई बैच चलाई जाए, तो आप लोगों की बातों को निरंतर ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया कि क्यों न मैं बीपीएससी के लिए ऑनलाइन लाइव सेशन की शुरुआत करूं, जिसका शुरुआत आज 23 अगस्त सोमवार से किया जा चुका है। और इसमें फर्स्ट सेशन के अंतर्गत हम लोग पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के बारे में, जिसमें राजनीतिक विज्ञान का पहला टॉपिक, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा सेशन चल रहा है ये जनरल कंपटीशन एवं बीपीएससी दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये सेशन चलाई जा रही है, जिसमें ऑडियो क्लिप यूट्यूब पर आपको बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड कराया जाएगा। जेटीसी की तरफ से, जयसवाल टीचिंग सेंटर की तरफ से आपको यूट्यूब पर ऑडियो क्लिप बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमको ऑडियो क्लिप, वीडियो और पीडीएफ, प्रत्येक टॉपिक वाइज नोट्स का पीडीएफ मिले, तो उसके लिए आपको हमारे इस बैच को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए मैं बीपीएससी प्री और मेंस दोनों का कंबाइंड फीस मेरे यहाँ 12,500 रुपया निर्धारित की गई। 12,500 रुपया, मात्र 12,500 रुपया में आपको बीपीएससी मेंस और प्री दोनों का कोर्स कराया जाएगा। और हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, मेंस के लिए मेरे यहाँ 2 सब्जेक्ट चूजेबल है। आप केवल 2 सब्जेक्ट की ही तैयारी मेरे यहाँ से कर सकते हैं। एक तो राजनीतिक विज्ञान, भारत की राज्य व्यवस्था, और दूसरी लेबर एंड सोशल वर्क, LSW। ठीक है, LSW और राजनीतिक विज्ञान, ये 2 सब्जेक्ट जो है आपको ऑप्शनल के लिए मैं खुद यहाँ उसका लेक्चर दे दूँ। ठीक है, बाद बाकी ऑप्शनल वाले जो लोग भी हैं उन लोगों के लिए भी मैंने ये निश्चय किया है कि भैया उन लोगों को भी कुछ न कुछ दिया जाए। तो उसके लिए हमारे और टीचर लोग हैं जो लोग उनका समय के अकॉर्डिंग लाइव होंगे, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑल ओवर फुल्ली मेंस की तैयारी मेरे यहाँ जेटीसी जयसवाल टीचिंग सेंटर में कराई जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शीघ्र ही हम टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा पहला टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान का भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब आप कहिएगा कि सर आप तो संविधान पढ़ा रहे हैं और इसमें तो इतिहास है। अरे भैया, संविधान का भी अपना इतिहास है। क्यों? क्योंकि हमने विश्व का सबसे विस्तृत एवं व्यापक, यानी भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे विस्तृत एवं व्यापक लिखित
इतना बड़ा विस्तृत संविधान का निर्माण क्यों, किस लिए और किस परिस्थिति में किया, इसी परिस्थिति को तो जानना है इस टॉपिक के अंतर्गत कि आखिरकार संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि संविधान की आवश्यकताओं का मूल स्रोत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी अंग्रेजों का आक्रमण था। ओवरऑल यूं कहे कि हमने संविधान क्यों बनाया, आखिरकार संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए मेरा एक लाइन में जवाब क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शासन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन ही भारतीय संविधान की निर्माण का मूल कारण था। ठीक है, क्या था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही भारत में संविधान के निर्माण का या भारतीय संविधान के निर्माण का मूल कारण था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चालू करते हैं चैप्टर को, हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस अध्याय के अंतर्गत हम थोड़ा सा पीछे से चालू करेंगे। सबसे पहले चालू यहां से करेंगे कि आखिरकार अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म कैसे हुआ। अरे भैया ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सुनते हैं, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। चलिए तो चालू करते हैं। 1599 ईस्वी में, कब हुआ, 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में एक व्यापारिक दल था, 5-6 व्यापारियों का समूह था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर। क्या नाम था, मर्चेंट एडवेंचर। ठीक है, तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारिक दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। नो डाउट आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारिक दल ने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, इसलिए उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कब स्थापना हुआ था इसका, 1599 ईस्वी में। किस दल के द्वारा, किस व्यापारिक समूह के द्वारा हुआ था, तो मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारिक दल के द्वारा। किसके द्वारा, मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारिक दल के द्वारा जो है 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर हम तो पढ़े हैं लुसेंट में कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, इसी वीडियो में कंटिन्यू रहिए और हम आपको आगे इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अब इस कंपनी की स्थापना हो गई, लेकिन इसको कोई ऑथेंटिक, कोई अथॉरिटी द्वारा कागजात नहीं मिला था, यानी लाइसेंस नहीं मिला था। भैया ये लोग व्यापार कर रहे हैं, इंग्लैंड में व्यापार इनका चालू हो गया। ठीक है, अब 31 दिसंबर कब हुआ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, क्या नाम था उनका, एलिजाबेथ टेलर प्रथम, एलिजाबेथ टेलर प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ टेलर प्रथम यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति एक चार्टर, एक अधिनियम, एक कानून के द्वारा प्रदान की। यानी इस कंपनी को लाइसेंस 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिल गया। इसलिए लुसेंट में ये दिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, जो बिल्कुल वाजिब है। क्यों? क्योंकि भले ही कंपनी की स्थापना हो गई थी, लेकिन उसको कोई कागजात नहीं था। तो कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक कोई कागजात नहीं रहता है तब तक उसका वैल्यू शून्य होता है, न के बराबर होता है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31
दिसंबर 1600 ईस्वी को, क्योंकि इस दिन से इसको कागजात मिल गया। ठीक है, चलिए अब कहिएगा कि सर यहाँ कंफ्यूजन हो जा रहा है कि आपने बताया 1599, फिर बता रहे हैं 31 दिसंबर 1600, दोनों के बारे में हमने कंफ्यूजन क्लियर किया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सीधा आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट ऑफ आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग, मैं उनको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा विशेष तरीका से पूछा जाए, ये पूछा जाए कि मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारिक दल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, या इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, तो आपका आंसर 1599 होगा। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मर्चेंट एडवेंचर शब्द आ जाए क्वेश्चन में तो आपका राइट ऑफ आंसर 1599 होगा। ठीक है, ओके। चलिए जनरल कंपटीशन वाले भाई साहब आपका काम यहीं पे चल जाए, लेकिन जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं भैया आपको ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुआ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, भारत की ओर आते हैं, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का। मुगल बादशाह अकबर का नाम सुने होंगे, मुगल वंशावली में अकबर काफी चीफ ऑफ पर्सन थे। ठीक है, जिनका शासन काल 1556 से 1605 तक था। कब तक? अकबर ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1556 से 1605। अब देखिए 1600 ईस्वी में स्थापित हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसी के बीच में ना रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कई दफा कंपटीशन में ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था, तो किसका होगा? अकबर का। किसका शासन था? अकबर का शासन था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताते चलिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके कमेंट को मैं हमेशा ध्यान देता हूं, बार बार पढ़ता हूं, जहां भी कोई हो कमेंट हो आप बताते चलिएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। अब मैंने बताया था कि भैया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति दे दी। अब देखिए यहाँ भैया मेरा इंग्लैंड है, ये क्या है? इंग्लैंड है। ठीक है, और यहाँ मेरा इंडिया है, INDIA, यानी यहाँ भारत। अब इनको पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अनुमति मिली है। तो देखिए दिशा चार्ट पर आप देखेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सॉरी इसको साउथ बोला जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए तो दिशा चार्ट पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, दिशा चार्ट पर देखेंगे तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। और ईस्ट के साथ यानी पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अनुमति मिल गई, तो ये कंपनी इधर की ओर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अब बताइए मेरे को। ठीक है, अब कंपनी जो है पूर्वी देशों की ओर प्रस्थान किया, यानी पूर्वी देशों की ओर चलना चालू कर दिया। चलते चलते बउआ उस समय फ्लाइट नहीं थी कि आज चढ़े कल अमेरिका, आज इंडिया से उड़े कल अमेरिका में घूम रहे हैं, उस तरफ से नहीं था। समुद्री जहाज के जरिए धीरे धीरे लोग जाते थे। तो इस कंपनी को टोटल 8 वर्ष यानी 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री कहां हुई? भारत के पश्चिमी तट, भारत के लिए ये वेस्ट है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट स्थित सूरत में। ठीक है, अब ये लोग कब है? 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट स्थित सूरत में प्रवेश किया।
व्यापारिक कोठी, वहां अपनी फैक्ट्री, वहां अपने कारोबार के लिए निश्चय किया कि हाँ यहीं पर कारोबार किया जाए, बहुत बढ़िया जगह है। तो भैया एक बात बताइए, कभी भी कोई कारोबार करना होता है तो उसके लिए प्रशासनिक अथॉरिटी से परमिशन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी सोचा कि भाई हम लोग तो इंग्लैंड से आए हैं, यानी विदेश से आए हैं और भारत में हमको व्यापार करना है, तो यहाँ की लोकल अथॉरिटी, यहाँ के जो लोकल राजा है उनसे पहले आज्ञा ले लेते हैं, क्योंकि कागजात में बुआ आंधे बहुत पक्के थे, तो आज्ञा ले लेते हैं। अब ये लोग लगे विचार करने, भैया आज्ञा लेने कौन जाएगा, क्योंकि हम लोग तो अंग्रेजी जानते हैं, व्हाट इज दिस बोलेंगे, यहाँ का लोकल कहीं मान लीजिए नहीं समझे तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस, वो कहेगा बड़ा तखीस, समझे? ओके चलिए ये मजाक के लिए था, ठीक है। चलिए अब ये लोग लगे विचार करने, तो इन लोगों के साथ जो है, जो 5-6-7 आदमी आए थे, इसमें एक कैप्टन हॉकिंस थे। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस एक ऐसा व्यक्ति थे जो फारसी भाषा को जानते थे, और ध्यान रखिएगा उस समय मुगल दरबार की दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। तो ये लोग विचार किए कि भैया हम लोग जाएंगे तो हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे, जहांगीर समझेगा, यहाँ का राजा जहांगीर है, जहांगीर समझेगा कि नहीं समझेगा, अब जब समझ में नहीं करेगा तो क्या हमको आज्ञा देगा, इसलिए तुम एक काम करो हॉकिंस, तुम ही जाओ, क्योंकि तुम फारसी भाषा को जानते हो, तुम्हारी हर एक बातों को वो समझेगा, ठीक है। इसलिए जो है 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, किसका राजदूत हुआ? जेम्स प्रथम, ठीक है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कहां पहुंचा? मुगल शासक जहांगीर से मिलने उसके दरबार, उसकी राजधानी आगरा पहुंचा। अब यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अब बताइए, कहते हैं जीएस बहुत टॉप है, अरे यार जीएस इतना आसान तो कोई है नहीं ना, ठीक है। जैसे एक गाना आप लोग सुने होंगे, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुमको तुम्हें मालूम नहीं, वही है जीएस। जीएस इतना प्यारा कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि इसको जानिएगा तो खूब लगेगा एपिसोड चल रहा है, ओ इसके बाद ये आएगा, लेकिन नहीं जानिएगा तब बाबू इतना टॉप है कि इसके तरफ देखने का मन नहीं करेगा। जैसे एक गाना सुने होंगे, बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, उसी तरह पढ़ना है लेकिन देखने का मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप जानते ही नहीं, ठीक। चलिए तो ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए आते हैं आप टॉपिक को, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस जो है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर से शाही आज्ञा के लिए कहां पहुंचा? उससे मिलने उसकी राजधानी यानी मुगल दरबार की राजधानी आगरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल दरबार में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भैया सबसे पहले कौन गया? हॉकिंस। हॉकिंस का ही नाम आएगा ना, ठीक है। तो मुगल दरबार में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस आगरा जा चुका है, क्या जहांगीर से फारसी में बातचीत किया। जहांगीर को लगा अरे यार एक गाना आप लोग सुने कि बिछड़ा यार मिला। जहांगीर को लगा कि ये हॉकिंस और बोल रहा है इंग्लैंड से आया और हमारी भाषा को बोल रहा है, ये हो सकता है हमारा ही कोई दोस्त हो, हमारा ही कोई मित्र हो जो हमसे जुदा हो गया था, जो हमसे बिछड़ गया था। यानी जहांगीर जो है कैप्टन हॉकिंस की वार्तालाप से प्रसन्न हुआ, यानी खुश हुआ। और जैसे खुश हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम भारतीय किसी पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं और हमारी यही कमजोरी थी। इसी कमजोरी के देन था कि भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ।
वरना हमारे फाफक जो थे वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, जल्दी किसी पर बिलीव नहीं करते, तो हो सकता था अंग्रेज नहीं टिक पाते भारत। ठीक है, चलिए खैर जो भी है आज हमको बनना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस कहाँ गया? जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर के दरबार में आगरा गया। आगरा में क्या किया? जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत किया। जहांगीर के कैप्टन हॉकिंस के बातचीत से, कैप्टन हॉकिंस के वार्तालाप से जहांगीर क्या हुआ? प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। खुश होकर के क्या बोला? अरे यार तुमको क्या चाहिए बोलो। तो कैप्टन हॉकिंस को तीन महत्वपूर्ण आज्ञा। पहला बात क्या कहा कि तुमको भैया सूरत में फैक्ट्री खोलना है ना। कैप्टन हॉकिंस क्या बोला कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक जगह आपका सूरत है वहाँ एक हम दुकान खोलना चाहते हैं। तो जहांगीर कहा रे यार उसके लिए क्या बात है, सब तुम्हारा है, जा खोल। यानी सूरत में फैक्ट्री खोलने। ठीक है, ठीक है। पहला आज्ञा क्या दिया कि जाओ भैया सूरत में फैक्ट्री खोल लो। ठीक है। दूसरा कहा कि ना तू मेरा अपना आदमी है, इतना ही से नहीं होगा। दूसरा में क्या कहा कि रहने होने का दिक्कत भी होगा, बाहर से आया है सब, तो अभी तो रूम रेंट पर लिया नहीं होगा, नहीं लिया है तो एक काम करो तुम मेरे राजधानी यानी मेरे दरबार आगरा में रहो, यानी आगरा में बसने। ठीक है, क्या कहा? पहला कहा कि सूरत में फैक्ट्री खोलो, चलो कोई बात नहीं है, जाओ खोल लो। आगरा में रह भी जाओ, रहने का दिक्कत है। अब तीसरा आज्ञा क्या कहा? कहा कि जहांगीर भाई तोरा फिर बड़ा खुश भइनी भाई, एगो काम करो ना होखे तो हमरा यहाँ रहिए न जा। यानी सरकारी ओहदा दे दिया, एक सरकारी पद दे दिया अपने दरबार में, 4 फौकी मनसब एवं जागीरें प्रदान। ठीक है, 4 फौकी क्या की? मनसब एवं जागीरें प्रदान की। अब मनसब के बारे में थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अब आप लोग कहिएगा सर मनसब क्या होता है? तो देखिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है मुगल शासक अकबर ने किया था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी। ठीक है, तो किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी? अकबर द्वारा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ये मनसबदारी प्रथा क्या होती है? तो मनसबदारी प्रथा ये होती थी कि दरबार में राजा से लेकर एक मंत्री और अधिकारियों का रैंक बना हुआ था। जैसे राजा जो होते थे उनको 1000 का मनसब प्राप्त, ठीक है, 1000 का मनसब प्राप्त, मंत्री को 800 का। ठीक है, उसी तरह से ये 400 का मनसब देकर अपने दरबार में एक सरकारी पद दे दिया। कहा कि भैया तुमको नौकरी दे देते हैं, तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। अब बताइए, जैसे मैसेज कैप्टन हॉकिंस के और ही साथी को पता चला, कहा कि अरे यार भारतीय बहुत दिलदार है, एक मुलाकात में जब इतना कुछ दे सकते हैं तो बताओ इनका दिल कितना दरिया है ना। ठीक, एक गाना आप लोग हिंदी सॉन्ग सुने होंगे, एक मुलाकात जरूरी है सनम। यही अंग्रेजों को लगा कि ये एक मुलाकात जरूरी थी, ताकि एक मुलाकात में जो बंदा इतना सारा कुछ दे सकता है, आगे अपना फ्यूचर अच्छा है ना। ओके, यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा? पूछा जाएगा आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस स्थान पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोलने का निश्चय किया? तो कहाँ? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ? 1608 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुगल दरबार में प्रवेश करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस।
कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस के वार्तालाप से जहांगीर क्यों प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह फारसी भाषा का ज्ञाता था, फारसी भाषा को जानता था, और मुगल दरबार की दरबारी भाषा भी क्या थी, फारसी थी। इसलिए हॉकिंस के वार्तालाप से जहांगीर प्रसन्न हुआ। जहांगीर हॉकिंस के वार्तालाप से प्रसन्न होकर कौन कौन सी आज्ञा प्रदान की, तो पहला आज्ञा सूरत में फैक्ट्री खोलने, दूसरा आगरा में बसने, और तीसरा क्या था, 400 की मनसबे एवं जागीरें प्रदान की। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री ली, उस समय भारत में किस मुगल बादशाह का शासन था, तो भैया अब ये बात ध्यान रखिएगा कि उस समय जहांगीर का शासन था। अब आप कहिएगा कि सर अभी तो आप बताए अकबर का शासन था। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन उसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, यानी स्थापना उसका कहीं भी हुआ, लेकिन उस समय की बात, उस समय भारत में स्थापना कर होते होते थोड़े हो गया भारत में, इसे नहीं हुआ, ये लोग धीरे धीरे ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था, लेकिन भारत आगमन के समय किसका शासन था, तो जहांगीर का शासन था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में जब हुआ, उस समय किसका शासन था, जहांगीर का। इतना में किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे इतना आज्ञा मिला, अब अंग्रेज समझ गए कि भारतीय बहुत दिलदार है यार, बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी इतना से संतुष्ट नहीं हुए, कहे कि अरे इतना अच्छा आदमी है, कुछ और ही मांग लेते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गया सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। अब अंग्रेज सोचे कि भैया एक मुलाकात में जब इतना चीज दे दिया तो एक और काम करते हैं। 1615 ईस्वी में अंग्रेजों ने यह कहा जहांगीर से कि भैया हम लोगों को तो आप रोजगार दे दिए, अब हम लोग कमा लेंगे, 2 रुपया खा लेंगे, आपके भारत में रह जाएंगे, लेकिन हम लोग के साथ ही एक आदमी आया है, एक आदमी है सर टॉमफ्रो। क्या नाम था उनका, सर टॉम, ठीक है, सर टॉमफ्रो आया है। ये बेचारा बेरोजगार है, इसको एक काम कीजिए ना, अपना होता है तो अपना आगरे में खाली व्यापार करने का अनुमति देना। तो जहांगीर का अरे यार इसके लिए क्या टेंशन है, समझो पूरा आगरा तुम्हारा। यानी जहांगीर ने 1615 ईस्वी में सर टॉमफ्रो को भी आगरा में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सर टॉमफ्रो आगरा में व्यापार करने कब पहुंचा था, तो कब पहुंचा था बाबू, 1615 ईस्वी में। देखिए एकदम एपिसोड चल रहा है, आप सीरियल वॉच समझे। चलिए तो 1615 ईस्वी में सर टॉमफ्रो पहुंचा था। अब देखिए अब अंग्रेजों का कारोबार खूब बढ़िया चलने लगा। पहले एक दुकान था, 5-5 हुए, यानी 1623 ईस्वी आते आते अंग्रेजों ने अपनी 5 फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। कितनी, 5 फैक्ट्रियां, और 5 अलग अलग जगह पर। कौन कौन जगह था, तो पहला था सूरत, जहां 1608 ईस्वी में खोली गई थी सूरत, भारौज, अहमदाबाद,
ठीक है, आगरा, आगरा एवं मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, ठीक है। कितने जगह पर अंग्रेजों की फैक्ट्री 1623 तक खुल गई? तो टोटल 5 जगहों पर खुल गई। कहां? सूरत, भारत, अहमदाबाद, आगरा एवं मछलीपट्टनम। अब देखते चलिए किस तरह से अंग्रेजों का विस्तार हुआ है, एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ इंडियन मैप के लोकेशन पे देखिएगा तो लगभग पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत की कुछ इलाके और दक्षिणी भारत में भी इनका एंट्री मछलीपट्टनम तक हो गई। अब अंग्रेज कहे कि भैया पश्चिम में खोलिए दिए, उत्तर में तैका मैका होइए गया, इधर दक्षिण में होइएगा, ये बच रहा है पूरा, तो वहां भी एक दुकान खोल देते हैं, वहां भी एक फैक्ट्री खोल देते हैं। तो 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट स्थित उड़ीसा में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। कहाँ? उड़ीसा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों की पूर्वी तट पर स्थापित पहली कोठी कौन सी थी? तो उड़ीसा की व्यापारिक कोठी थी। कब स्थापित हुई थी? तो 1633 ईस्वी में, ठीक है। या कई बार इसी क्वेश्चन को बदल करके पूछा जाता है कि उड़ीसा में अंग्रेजों ने कब अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो कब की थी बउआ? 1633 ईस्वी में। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 5 गो तो फैक्ट्री पहले पे था, एक उड़ीसा में भी हो गया, चारों दिशाओं में, लेकिन अंग्रेज इतना से भी नहीं माने, अरे यार कुछ और बोलते हैं। तो 1651 ईस्वी आते आते, ठीक है, 1651 ईस्वी आते आते अंग्रेजों ने कुछ और फैक्ट्री स्थापित किया। कहाँ किया? तो पटना, अपना बिहार वाले भैया ध्यान रखिए, आपके यहाँ 1651 ईस्वी में स्थापित की गई पटना, ठीक है। बालासोर, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये बिहार वाले ढाका ना, ठीक है, ढाका एवं बंगाल के विभिन्न इलाकों में। कहाँ? बंगाल के विभिन्न इलाकों में, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ फैक्ट्री के बारे में आपको तीनों कालानुक्रम जानकारी हम दे दिए कि 1633 ईस्वी में कहाँ? सूरत, भारत, अहमदाबाद, आगरा एवं मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। 1633 ईस्वी में पूर्वी तट स्थित उड़ीसा में पूरब की पहली फैक्ट्री खोली गई थी अंग्रेजों द्वारा। 1651 ईस्वी आते आते पटना, बालाकोट, ढाका एवं बंगाल के विभिन्न इलाकों में फैक्ट्री स्थापित। अब इतना भयंकर कारोबार चल रहा, अब कारोबार बहुत तेजी से चल रहा। अब इसी क्रम में क्या हुआ? देखिए ये जो समय माना जाता है 1500 से लेकर के 1700, इसमें भारत के लिए समझिए तो विदेशियों का ये गोल्डन इलाका था। भारत बोला जाता है ना, भारत को सोने की चिड़िया, इसी का लोभ तो उन लोगों को यहाँ भारत की ओर खींचा। उस समय 1500 से लेकर के 1700 के बीच में देखिएगा तो पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी टोटल 4 कंपनियां आ गई थी भाई साहब, ठीक। अब पुर्तगाली भी आए हुए थे इस समय, ठीक है। तो पुर्तगाली की एक राजकुमारी थी कैथरीन बेलग्रांजा, क्या नाम था उनका? कैथरीन बेलग्रांजा, ठीक है। तो 1661 ईस्वी में, कब बाबू? 1661 ईस्वी में, ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन बेलग्रांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से किया। अब शादी ब्याह वाला मैटर आ गया बाबू, एक बात ध्यान रखिएगा, जहां शादी विवाह का बात आता है वहां दहेज है, क्या ना?
हालांकि यूट्यूब लाइव सेशन में हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान नहीं दीजिएगा। दहेज प्रथा बिल्कुल अपराध है। हम सभी को ये शपथ लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं या हम अच्छे हैं तो हम दहेज लेंगे, ये जरूरी नहीं। चूंकि नारी का सम्मान करें, दहेज प्रथा का हर समय उन्मूलन होना चाहिए। हम युवा को ये शपथ लेना चाहिए। और आज के परिवेश में हम ही चाहेंगे तो ये कुरीति को समाप्त कर सकते हैं, वरना जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई समाप्त नहीं। इसलिए हम सबको ये ध्यान देना है कि दहेज नहीं लेना है। लेकिन यहाँ बाबू दहेज का बात है तो हम यहाँ दहेज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1661 ईस्वी में देखिए शादी ब्याह कभी भी होता है तो अपने लेवल में होता है। अब राजा के लड़की का शादी रिक्शा चलाने वाला से होगा, राजकुमारी का विवाह रिक्शा चलाने वाला से होगा नहीं। लंपट मूर्ख का विवाह जो है काफी विद्वान लड़की से होगा। पता चलेगा वैसा होगा, विद्वान लड़की रहेगी तो वो बोलेगा व्हाट इज दिस, लंपट मूर्ख कहेगा बोरा तक चुप बैठे। हम उस तरह से नहीं होता है ना। और ऐसा कभी कभार हो भी जाता है गलती से, तो वो फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाती है, यही विवाद का कारण है। चलिए खैर जो भी हो, ठीक है। तो 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ये सोचा कि भैया विवाह तो लड़की का करना है, कहाँ करे। तो इनको ध्यान पड़ा कि अरे भैया ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई है, इंग्लैंड से आई है और काफी इतना व्यापार कर रही है। जब वहां की कंपनी इतना बड़ा बिजनेसमैन हो सकती है तो वहां का राजा कैसा होगा, राजा तो और बड़ा होगा। इसलिए 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया कि अपनी राजकुमारी कैथरीन बेलग्रांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से किया। कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह किस ब्रिटिश राजकुमार से किया था। तो किस ब्रिटिश राजकुमार से किया था बाबू, चार्ल्स द्वितीय से। किससे किया था, चार्ल्स द्वितीय से किया था, ठीक है। और उस राजकुमारी का नाम क्या था, कैथरीन बेलग्रांजा। कब हुआ था, 1661 ईस्वी में। भैया अब शादी ब्याह हुआ तो बाराती चलना है हम लोगों को, आप लोग ध्यान घबराइएगा नहीं, नाश्ता पानी भी मिलेगा, ठीक है। तो अब शादी विवाह वाला मैटर जब आया तो दहेज तो मिला होगा। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, दहेज के रूप में बंबई को दे दिया। अब देखिए झगड़ा यहीं पे चालू होता है। जमीन भारत का, अधिकार है पुर्तगालियों का, दहेज दे दिया अपना दामाद के, गिफ्ट में दे दिया क्या, बंबई। जैसे बंबई मिला, ठीक है। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारत का कौन सा स्थान दहेज स्वरूप या गिफ्ट स्वरूप दिया था, तो कौन सा स्थान हो जाएगा होगा, बंबई। अब बंबई राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को मिल गया। तो आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए आपका किसी शहर में घर है और आप लोग गांव में रह रहे हैं, ठीक है। वहां आपके गांव का कोई है किराना दुकान चला रहा है, तो आप सोचिएगा ना होता तो इसी को घर 2 रुपया कम में भाड़ा देता तो दे देते, कम से कम अपना तरह देखभाल तो कर ना, सोचिएगा। वही कंडीशन, वही सिचुएशन ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके राजा को दहेज में मिला बंबई। राजा तो इंग्लैंड में रह रहे हैं, इनके यहाँ की कंपनी है जो यहाँ कारोबार कर रही है। तो अब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1668 ईस्वी में, भैया दहेजुआ संपत्ति है, तुरंत से ना दे सकते हैं किसी को। दहेज का बाइक जल्दी नहीं दिया जाता है कि थोड़ा पुराना हो जाएगा तो दे दीजिएगा, ना तो तुरंत दे दीजिएगा तो वह उन्हें मैडम जी लगेगी नाक कान शुक्राने। ये बात ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ओके चलिए खैर जो भी हो, यहाँ देखिए तो क्या हुआ, 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने जो है बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक भाड़े पर, कितना के भाड़े पर, 10 पाउंड के वार्षिक भाड़े पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़ा में अब बंबई मिल गया। भैया तुम यहाँ काम करना, इसको देखभाल करना, इसके बदले में हमको कितना भाड़ा देना, बहुत चीप रेट है, मात्र 10 पाउंड का भाड़ा है, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कितनी वार्षिक किराए पर प्रदान की गई थी, तो कितना पर होगा बाबू, 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर, ठीक है। कितना पर, 10 पाउंड की वार्षिक किराए।
अब देखिए इस प्रकार से ये बंबई जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कि लोग खुश हो गए, अरे बाप रे भाई यार बहुत बढ़िया जगह मिल गया, क्योंकि भारत की वित्तीय राजधानी मानी जाती है मुंबई को। उस समय में भी यही सिचुएशन था मुंबई के साथ। यानी जो बंबई मिला यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वरदान साबित हो गया। जो व्यापारिक और साम्राज्य विस्तार ये दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, बंबई क्या था, व्यापारिक एवं साम्राज्य विस्तार दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब जो है भारतीय शासकों की कमजोरी का पता चल गया अंग्रेजों को। अब अंग्रेज सोचने लगे यार भारतीय कुछ है नहीं, ये लोग बहुत दिलदार है ना, एक मुलाकात में इतना सारा चीज दे दिए, इनके यहाँ इतना फ्री व्यापार कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, किसी प्रकार का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रहे हैं। अब अंग्रेज सोचने लगे कि क्यों ना यहाँ की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाए, इन लोगों को हरा करके क्यों ना यहाँ हम राजा बने। अब अंग्रेज जो है भारतीय शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे। लेकिन उनका ये हस्तक्षेप तब तक प्रभावहीन रहा जब तक मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब जब तक था इनका कोई चारा ना चला, क्योंकि औरंगजेब अपने आप में भी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे ही दुर्बल शासकों का शासन भारत में हुआ, धीरे धीरे भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसता गया। ठीक है, चलिए तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप का प्रभाव कब तक शिथिल रहा, औरंगजेब के काल। ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बता सकते हैं। ठीक, अब 1717 ईस्वी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1717 ईस्वी मुगल शासक फर्रुखसियर थे। क्या नाम था उनका? फर्रुखसियर। ठीक है, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया, और उस आदेश के द्वारा अंग्रेजों को कहा कि भैया आप बंगाल में व्यापार करते हैं तो टैक्स देते हैं। अंग्रेज कहे कि अच्छा चलिए हम अभी आदेश दे देते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना। देखिए कितना बड़ा दयालु है, वो दानवीर है हम लोग यार। इसी दानीपन का तो फायदा उठाया अंग्रेजों ने। ठीक है, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को फ्री ट्रेड व्यापार यानी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। अब बताइए, मान लीजिए हम यहाँ के राजा है, ठीक है, मेरे अधीन 5 बाजार है, 5 मार्केट। अब वो 5 मार्केट को हम डाक पर किसी और को दे दिया, उससे पैसा ले लिए। हम किसी अपना आदमी को लेटर बना देते हैं कि भैया उस बाजार में तो दुकान लगाना लेकिन पैसा टैक्स नहीं देना। तो भैया जो हमको साल में एक बार डाक जो लिया है बाजार में, तो हम कहेगा ना उसको कि ना भाई हम कुछ नहीं जानते, हमको टैक्स चाहिए। बस यही बात बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच झगड़े की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बंगाल के नवाब लोग बंगाल को लीज पर लिए हुए थे फर्रुखसियर से। वो कहे कि नहीं भैया यहाँ व्यापार करना है तो आपको तो टैक्स देना होगा। अंग्रेज कहे कि अरे यार तुम्हारा राजा हमको कहा है कि टैक्स नहीं देना, हम कहाँ देंगे। यानी यह बात जो है 1717 का फरमान अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के बीच झगड़े की जरूरत, किंतु यह झगड़ा मुर्शिद कुली खां से लेकर के अलीवर्दी खां के नवाबों तक मात्र मौखिक मात्रा है, यानी मुंह से इन लोग कह देते कि देखिए भैया हम लोग भी पूंजी फंसाए हुए हैं, डाक लिए हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, टैक्स दीजिए, ये गलत कर रहे हैं, नहीं दे रहे। अंग्रेज कहे चुप यार, अंग्रेजी कान से सुन लेता था, ये कान से निकाल देता। लेकिन जैसे अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। कौन बना?
सिराजुद्दौला। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये सिराजुद्दौला जो था, ये सिराजुद्दौला जो था अलीवर्दी खां का नाती था। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, नाती ना दामाद था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि ये नाती ही था, और बिल्कुल सही बात है, ये नाती ही था। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला कौन था? अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। जैसे नवाब बना भैया, ये यंग ब्लड था, यानी नौजवान लड़का था। नौजवान लड़का बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तुरंत यहाँ का नवाब बनते फिद्दे कहा कि भैया आप पहले जिस तरह से व्यापार करते थे, मुर्शिद कुली खां से पहले व्यापार करते थे तो टैक्स देते थे, उसी शर्त पर अगर व्यापार करना है तो बंगाल में कीजिए, वरना नहीं कीजिए। अंग्रेजों को बड़ा अजीब लगा। अरे यार, इसका दादा नाना सब कहते रह गया तो कुछ नहीं हुआ, ये आया है आगे बोलने। ले अंग्रेज सिराजुद्दौला के बात को भी उतना केयर नहीं किए, कि ये चीज आया है 2 दिन चिल्लाएगा, 4 दिन फिर बैठ जाएगा ना। लेकिन भैया सिराजुद्दौला तो यंग ब्लड नौजवान था। नौजवान का फैसला देर होता है, वो 75 बार वाला ना। ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्या किया? क्रोधित होकर 20 जून 1756 ईस्वी को अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। उनका रहने का घर था बंगाल में, फोर्ट विलियम। कोलकाता जाइएगा ना तो अभी फोर्ट विलियम पूर्वी कमांड का मुख्यालय है, भारतीय सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय है वही फोर्ट विलियम। ठीक है, मोहन बगान स्टेडियम, बाबूघाट जो बस स्टैंड है उसके बगल में मोहन बगान स्टेडियम, मोहन बगान स्टेडियम के बगल में। ठीक है, तो ये फोर्ट विलियम पर कब अधिकार कर लिया? 20 जून 1756 ईस्वी। अब भैया घरे पर अधिकार करके घर में से निकाल दिया। तब अंग्रेज क्या हुए? भारत से भागे। तो अंग्रेज इतना जल्दी वो हार मानने वाले नहीं थे। अभी लोग फिर गए बंगाल की खाड़ी में, एगो द्वीप था फुल्टा। क्या नाम था उसका? फुल्टा द्वीप। ठीक है, फुल्टा द्वीप में जो है अंग्रेजों ने जाकर शरण लिया, वहां जाकर के आराम किए। थोड़ा आराम करके लोग मीटिंग करने, अरे भैया काहे ही भगा दिया है, ये वो लड़का मिलके हमने हिस्सा करके भगा दिया। ये लोग विचार किए कि भैया हम लोग में यूनिटी नहीं थी। तो अंग्रेजों ने जो है फुल्टा द्वीप पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अपने आप को संगठित किया, अपने आप को यूनिटी बनाया। के नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। कहा? तो फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फुल्टा द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो फुल्टा द्वीप में अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में अपने आप को संगठित किया? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अपने आप को संगठित किया। अब उधर से आए, फिर दोबारा रिटर्न आए भारत की। अब कहे कि देखते हैं सिराजुद्दौला से फिर ये लेना है ना। अब आए तो अंग्रेज आते ही क्या किए? सिराजुद्दौला के दरबारियों में फूट पैदा करने लगे। अरे यार तुम क्या काम करते हो? तो सिपाही। कितना वेतन मिलता है? 2000। यार हमारा साथ लड़ो, हम 5000 देंगे। इसको हराते हैं, हरा करके 5000 वेतन तुम्हारा करो। यानी अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की मुख्य रणनीति थी फुट डालो और शासन करो। यानी हम भारतीयों को भारतीय में ही लड़ा करके वो शासन करते ना। ठीक है, तो अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला के दरबारियों में फुट पैदा करके क्या किए? 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757। सिराजुद्दौला कहा है? अरे यार अजीब बात हो गई, इसको लौट के भी आ गया। हम नहीं कुछ बोल रहे हैं तो हमारे आदमी को चढ़ा रहा है। अब 23 जून 1757 को क्या हुआ? पलासी के मैदान में कहा आओ बेटा आज फरिया लेते हैं ना। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच पलासी के मैदान में एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई, जिसे भारतीय इतिहास की पटल में, भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? प्लासी के युद्ध। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 23 जून 1755 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो प्लासी के मैदान में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। चलिए अब लड़ाई चालू हो गया और ये अंग्रेजों द्वारा किसी भारतीयों से लड़ा गया पहला युद्ध था। कौन सा युद्ध था? पहला युद्ध। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? तो 23 जून 1755 का प्लासी की युद्ध। इस युद्ध में नो डाउट सिराजुद्दौला पराजित ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके अपने आदमी उसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे ना। तो ऐसा कंडीशन में भैया तो कितना हो बाहुबली रहिएगा तो पराजित। तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित ही नहीं हुआ, बल्कि अपने ही मीर बख्शी मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों मारा भी गया। इस तरह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का अंत हो गया। ठीक है, ओके। चलिए कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को मारने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसके मीर बख्शी जो होते थे दरबार में एक अधिकारी तौर के होते थे। ठीक है, उसके मीर बख्शी मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों मारा गया था। किसके हाथों मारा गया था? मीरन के हाथों मारा। इस प्रकार से अंग्रेजों का विजय सुनिश्चित हुआ प्लासी के युद्ध में और अंग्रेजों का अधिकार बंगाल पर हो गया। ठीक है, यानी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस युद्ध के उपरांत अंग्रेजों का अधिकार बंगाल प्रेसिडेंसी पर हो गई? तो किस युद्ध के विजय के उपरांत? तो प्लासी के युद्ध के विजय के उपरांत। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के विरुद्ध लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? तो प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1755 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से संघर्ष से ही सही अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बीजारोपण प्लासी के युद्ध के विजय के उपरांत कर दिया। यानी अंग्रेज अब भारत पर, और उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी। अभी का बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये तीनों मिलाकर के एक प्रेसिडेंसी थी जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी। जब बड़ा प्रेसिडेंसी थी तो इसका खजाना भी बहुत बड़ा था। अब अंग्रेज काफी बुद्धिजीवी थे, ऐसा नहीं कि बड़ा खजाना हाथ लग गया तो तुरंत ले चलो इंग्लैंड भागोगी, कोई कि ना भारत में ऐसा बहुत खजाना है। एक काम करो, इस पैसा को सेना की बहाली में खर्चा कर दो। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी की मोटी रकम को अंग्रेजों ने क्या किया? विस्तृत सैन्य संगठन स्थापित करने के लिए खर्च किया और पूरे भारत पर विजय के लिए लड़ाई। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों के ने किस विजय के उपरांत भारत पर विजय के लिए रास्ता खुला था? तो प्लासी के युद्ध में विजय, जब प्लासी नहीं जीतते तो भारत पर अधिकार नहीं होता। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले दिन अगले वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबों को मैं A1 ग्रुप ऑफ कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सोनू सर की ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ